Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about International Day of Persons with Disabilities. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं क्यों हम लोग इसके बारे में कवर कर रहे हैं। बिकॉज आज का दिन दैट इज़ 3rd December इज़ ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल एनुअल डे फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। तो इस दिन को ऑब्जर्व करने का मेन पर्पस होता है टू प्रमोट राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। तो साल 2022 का इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक दो बार प्रीलिम से पहले पढ़ लीजिएगा। कभी कभार वो क्या करते हैं, थीम पूछ लेते हैं कि इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इस तरह से आ सकता है कि का थीम क्या था। उस केस में आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा तो आप सही जवाब टिक कर पाएंगे। डिसेबिलिटी का पहले डेफिनेशन देखते हैं, किस तरीके से हम डिसेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो डिसेबिलिटी का डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ एज पर डेफिनेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एनी इम्पेयरमेंट दैट लिमिट्स पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रिस्ट्रिक्ट्स फुल्ली फंक्शनल इंटरैक्शन विद सोसाइटी। तो किसी भी तरह की लिमिटेशन जो हमारे फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में रिस्ट्रिक्शन करे और हमारे सोसाइटी के साथ पूरी तरह से इंटरेक्शन करने में हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन या हिंड्रेंस क्रिएट करे, तो इस तरीके के इम्पेयरमेंट या लिमिटेशन को हम लोग डिसेबिलिटी कहेंगे। इस केस में जैसे आप देख सकते हैं, दिस कुड बी सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। एक तरह की इम्पेयरमेंट है जो इस इंसान के पोटेंशियल को लिमिट कर रहा है। पोटेंशियल या पॉसिबिलिटीज़ आप कह सकते हैं। पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज आर बेसिकली वन और द सेम। तो पॉसिबिलिटीज़ को लिमिट कर रहा है, साथ ही साथ इनके इंटरेक्शन को विथ रेस्ट ऑफ द सोसाइटी लिमिट कर रहा है। बट डिसेबिलिटी सिर्फ फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होती है। इस डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी को अगर आप देखेंगे तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मेंटल फॉर्मेट में भी डिसेबिलिटी हो सकती है। कोई भी ऐसा लिमिटेशन या इम्पेयरमेंट जो हमारे पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करे या हिंड्रेंस क्रिएट करे, तो वो मेंटल इम्पेयरमेंट भी तो हो सकता है, और जिस कारण से हम समाज से पूरी तरह से इंटरैक्ट ना कर पाए। सो दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो ये कानून लाया था भारत सरकार ने 2016 में, जहाँ पे उन्होंने डिसेबल लोगों के अधिकारों को डिफाइन किया है। वहाँ पे उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया। तो इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। तो जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से फिजिकल इम्पेयरमेंट, उसके अलावा कॉग्निटिव या मेंटल इलनेस को भी डिसेबिलिटी की तरह गिना जाता है। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सच पीपल विद सोसाइटी। तो देखिए, अभी डिसेबिलिटी का मतलब ही है कि सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन अब एज ए गवर्नमेंट या एज ए सोसाइटी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी को इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करें कि इस तरह की डिसेबिलिटी के बावजूद भी जो डिसेबल लोग हैं वो सोसाइटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शन कर पाएँ, इंटीग्रेट कर पाएँ। तो उसके लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग सॉल्यूशंस लिए गए हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सॉल्यूशंस लिए गए हैं, नेशनल लेवल पे कुछ सॉल्यूशन लिए गए हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं फॉर बेटर इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल विथ सोसाइटी। एक एक करके देखते हैं। 1969 में यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड अ डिक्लेरेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। 1991 में यूएन रिलीज्ड अ प्रिंसिपल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर। 1992 में यूएन रिजोल्यूशन नंबर 47/3 फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ एनुअल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। तो इसी रिजोल्यूशन के कारण जो 1992 में अडॉप्ट किया गया, रिजोल्यूशन नंबर 47/3 अडॉप्ट करने के बाद 3rd December हैज़ बिन नाउ ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड एज एनुअल डे फॉर डिसेबल्ड पर्सन। और 1983 से 1992 वाला जो डिकेड है दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन एज ए डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स।
इंटरनेशनल लेवल पे और भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है उनमें से क्योंकि ये रिसेंट टाइम का है, वो है इंचियोन स्ट्रैटेजी। तो इंचियोन इज़ अ प्लेस इन साउथ कोरिया। 2017 में while a meeting in amongst Asia Pacific countries to decide future strategy for welfare of the people with disability, यहाँ पे एक इंचियोन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड पीपल। तो इंचियोन में 2017 में एक मीटिंग हुई एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के बीच में फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड पीपल, और यहाँ पे फिर इंचियोन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई और उस इंचियोन स्ट्रैटेजी में इंडिया भी सिग्नेटरी था। तो इस कारण से आप मान सकते हैं कि रिसेंट टाइम में जो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पे ली गई है फॉर वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड पीपल वो है इंचियोन स्ट्रैटेजी। वहीं अगर बात की जाए नेशनल लेवल पे, हमारे देश के लेवल पे डिसेबल्ड लोगों के वेलफेयर के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो कुछ डेटा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2011 सेंसस के हिसाब से अबाउट 2.21% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ फेसिंग वन और द अदर फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, एंड दिस मेक्स इंडिया कंट्री विथ हाईएस्ट बर्डन और हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। तो हमारे देश में डिसेबल्ड लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है अगर एब्सोल्यूट नंबर में बात की जाए तो। क्या स्टेप्स लिए गए हैं डिसेबल्ड लोगों के वेलफेयर के लिए, तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 में लाया गया था पहली बार। इसी को अमेंड किया गया 2016 में, जिसका डेफिनीसन मैंने आपको डिसेबल्ड वाले दिखाया था। तो डिसेबल्ड लोगों के लिए जो डेफिनीसन था, एक कंक्रीट डेफिनीसन 2016 में अडॉप्ट किया गया था। दैट 2016 वाला लॉ वॉज ब्रॉट एज ए रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट टू दिस लॉ दैट वॉज ब्रॉट इन 1995। तो पहले 1995 में कानून लाया गया था जिसमें मेन फोकस था टू स्क्रीन ऑल द चिल्ड्रन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एट रिस्क केसेस, क्योंकि कई सारी डिसेबिलिटी जैसे पोलियो वगैरह की जो डिसेबिलिटी है इसको प्रिवेंट की जा सकती है अगर सही वक्त पे स्क्रीनिंग हो जाए तो इस कानून का मेन ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी हैज़ एक्सेस टू फ्री एजुकेशन। फिर इस कानून को अमेंड किया गया 2016 में। तो 1995 वाला भले आप भूल भी जाओ, 2016 वाला कानून जरूर याद रखना। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखो, अगर डिसेबिलिटी पे सवाल आ जाए तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। द 2016 एक्ट रिकॉग्नाइजेज 21 काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन विच रिकॉग्नाइज्ड ओनली 7। तो इस कानून में सिर्फ 7 तरह के लिमिटेशंस को डिसेबिलिटीज़ की तरह रिकॉग्नाइज किया गया था, जबकि इस नए कानून में 21 काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। सेकेंड, एवरी चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 18 years shall have right to free education। नॉर्मली कैसा है, राइट टू फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर चाइल्ड बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, लेकिन डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए ये जो एज लिमिट है उसको बढ़ा करके 18 कर दी गई है एज पर दिस एक्ट ऑफ 2016। उसके अलावा एज पर द न्यू एक्ट द कोटा फॉर डिसेबिलिटी रिजर्वेशन in higher education institution has been increased from 3% to 5%, and in government jobs it has been increased from 3% to 4%। तो रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ there has been creation of a national and state level fund for financial support to the person with disabilities। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल पे स्टेप्स हैं, ये कानून जरूर याद रखिएगा फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वासेनार अरेंजमेंट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल कन्वेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो वासेनार अरेंजमेंट समझने से पहले थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स। इसका सरल सा मतलब ये है कि मान लीजिए दुनिया के कुछ देशों ने, कंट्री ए, बी, सी, डी ने आपस में एक अग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई हम जो भी हमारे वेपन्स हैं वो हम बस आपस में ही ट्रेड करेंगे, किसी आउटसाइड कंट्री को, ऐसी कंट्री जो इस ग्रुप से बाहर है, उसको हम ये वेपन, इसकी टेक्नोलॉजी या इसका मटेरियल नहीं देंगे। तो इस तरीके के जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसको आप कह सकते हैं मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल मतलब मल्टी कंट्रीज आर देयर एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स। तो कई सारे देश मिलकर के एक्सपोर्ट पे कंट्रोल लगा रहे हैं और इसका मेन पर्पस होता है कि कोई भी डिस्ट्रक्टिव वेपन किसी बाहर के कंट्रीज़ के पास ना जाए जो इसका मिसयूज कर पाए। तो इस तरीके के आइडिया से इंस्पायर होकर के, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स वाले आइडिया से इंस्पायर होकर के कई सारे इस तरह के अग्रीमेंट साइन हुए हैं।
तो बेसिकली इसमें आप 4 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट्स को गिन सकते हैं विच कुड बी कैटेगराइज्ड एज मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। सबसे पहले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एंड देन वासेनार अरेंजमेंट। ये जो आर्टिकल हम कवर कर रहे हैं इट इज़ एसोसिएटेड विथ वासेनार अरेंजमेंट। लेकिन वासेनार अरेंजमेंट डिस्कस करने से पहले मैंने आपको मोटा मोटा जो ब्रॉडर टर्म है मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम वो बता दिया। तो इन 4 देशों ने मिल करके मान लीजिए कि आपस में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप साइन कर रखा है या उसका हिस्सा है ये, तो फिर ये अपने बाहर किसी और देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन नहीं देंगे। वैसे ही ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है फॉर केमिकल वेपन्स। तो एक एक करके ज़रा देखते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ये एक तरीके का मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है जिसमें कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर के एक ग्रुप बना रखा है फॉर कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वाज ब्रॉट और मेड इन 1974 एंड इट वाज मेनली डन अगेंस्ट इंडियाज पोखरन 1 एक्सपेरिमेंट्स। आपको पता होगा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में किया था इंडिया ने, जिसके बाद इंडिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स किए थे फॉर पीसफुल पर्पसेस, यानी कि फॉर सिविलियन पर्पसेस लाइक एनर्जी प्रोडक्शन। तो इंडिया ने पोखरन 1 एक्सपेरिमेंट 1974 में किया जिसको हम लोग ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं, जिसके बाद इंडिया ने कहा कि इट विल बी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सिविलियन यूज। लेकिन फिर भी दुनिया के कई सारे देशों ने इसको न्यूक्लियर रेजीम जो ग्लोबल लेवल पे प्रेवलेंट है उसका वायलेशन की तरह देखा और कई सारे देशों ने मिल करके ये ग्रुप बना दिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसका मेन पर्पस था कि इंडिया जैसे देशों के पास टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल ना पहुँचे। फॉर एग्जांपल इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर तो लिया, हमने टेक्नोलॉजी पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश तो कर लिया, लेकिन हमारे पास नेचुरली तो फिसाइल मटेरियल्स मिलते नहीं हैं। तो हमारे जैसे देशों को इस तरह के वेपन्स या इस तरह का फिसाइल मटेरियल ना मिले, इसको कराने के लिए, इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए दुनिया के 48 कंट्रीज़ ने ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना दिया एंड ए लिस्ट ऑफ फॉरबिडन आइटम्स वेयर मेंटेन्ड। These items could not be exported to non-NSG member countries. ऑफ कोर्स इसमें चाइना और यूएस जैसे देश काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव थे क्योंकि वो इंडिया को एक इररेस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे कि इंडिया एक इररेस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि इंडिया को मजबूरी में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना पड़ा क्योंकि चाइना ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था और चाइना, ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी कि चाइना चोरी छुपे सरप्टिशियसली पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए। और ऐसे हालात में अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन होता और इंडिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं होती तो इट कुड हैव बीन डिजास्टर्स फॉर इंडिया। दैट इज़ वाई इंडिया वेंट फॉर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974, जिसको पोखरन 1 भी कहते हैं। और उसके बाद इंडिया ने प्रॉमिस भी किया कि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए करेगा। फिर भी दुनिया के देशों ने, चाइना और यूएस जैसे देशों ने मिल करके न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना दिया टू प्रिवेंट कंट्रीज लाइक इंडिया फ्रॉम हैविंग एनी एक्सेस टू सच टेक्नोलॉजी और मटीरियल। दूसरा है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। इस तरीके का मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम में आता है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बेसिकली एम्स एट कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी आउटसाइड द ग्रुप्स हु हैव साइंड दिस अग्रीमेंट। ये जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बनाया गया था इन 1985 आफ्टर इराक यूज ऑफ केमिकल वेपन ड्यूरिंग ईरान इराक वॉर। तो ईरान इराक वॉर के दौरान जब इराक ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो वर्ल्ड कंट्रीज रियलाइज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिजास्टर दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ सच केमिकल वेपन्स। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बनाया गया केमिकल वेपन्स का फ्री एक्सेसिबिलिटी को रोकने के लिए। इसमें 54 कंट्रीज मेंबर हैं। इंडिया ज्वाइंड दिस ऑस्ट्रेलियन ग्रुप इन 2018। इसमें 43 कंट्रीज मेंबर हैं, आई एम सो सॉरी, एंड देयर इज ए लिस्ट ऑफ 54 कंपाउंड्स दैट आर बैंड फ्रॉम बीइंग एक्सपोर्टेड अंडर ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। उसके बाद है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR। MTCR में मिसाइल के ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ऐसा मिसाइल जिसका पेलोड कैपेसिटी 500 किलोग्राम से ज़्यादा हो और जिसका रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा हो, वैसे मिसाइल्स के खरीद या बेच पे रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है अंडर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसके टोटल 35 मेंबर्स हैं, इसमें इंडिया मेंबर है सिंस 2016। और आखिरी है वासेनार अरेंजमेंट। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम।
It basically focuses on regulation of dual use goods and technologies, जैसे कि डायनामाइट को सिविलियन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए, जहाँ पे माउंटेन्स की कटिंग में डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है. एट द सेम टाइम डायनामाइट कैन बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस एज वेल. तो इस तरह के जो मटेरियल्स हैं वो फ्रीली पूरे दुनिया भर में इरेस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ के हाथों में ना पहुंच पाएँ. इस तरह के जो डुअल यूज़ गुड्स हैं वो इरेस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ के हाथों में ना पहुंच पाएँ. इसके लिए साइंस किया गया है, स्टार्ट किया गया वासेनार अरेंजमेंट. वासेनार अरेंजमेंट में टोटल 42 मेंबर कंट्रीज़ हैं. इंडिया ज्वाइंड दिस वासेनार अरेंजमेंट इन 2017. अभी वासेनार अरेंजमेंट न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि साल 2023 में वासेनार अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप विल बिलोंग टू इंडिया. वासेनार अरेंजमेंट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, इट केम इनटू बीइंग इन 1996. इंडिया ज्वाइंड इट इन 2017. वासेनार इज बेसिकली अ सबअर्बन रीजन इन नीदरलैंड्स. वासेनार अरेंजमेंट का हेडक्वार्टर है इन वियना, ऑस्ट्रिया. चूँकि इस बार इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिल रही है वासेनार अरेंजमेंट की, तो इससे रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एक बात और आपको याद रखनी है, विथ एक्सेप्शन ऑफ चाइना ऑल अदर परमानेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर सिग्नेटरी ऑफ वासेनार अरेंजमेंट. तो चाइना बेसिकली वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर नहीं है. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिटल रूपी विच हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 1 December. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो इंडियन एक्सप्रेस में जो उसका डिजिटल फॉर्मेट है उसमें एक कभी कभार इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है क्विक एक्सप्लेन्ड. क्विक एक्सप्लेन्ड मतलब क्विकली वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं सम इम्पॉर्टेंट आइडिया विथ हेल्प ऑफ सम इमेजेस. तो ये क्विक एक्सप्लेन्ड वाला सेगमेंट काफ़ी अच्छा होता है, आपको भी पढ़ना चाहिए. तो 1 दिसंबर को भाई फाइनली RBI ने लॉन्च कर दिया ई रूपी या डिजिटल रूपी. तो उसको क्विक एक्सप्लेन सेगमेंट में इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया अलग अलग इमेजेस की मदद से. तो ज़रा देखते हैं क्या है ई रूपी. द रिटेल डिजिटल रूपी ऑल्सो नोन एज ऊ रूपी इज द डिजिटल टोकन एंड इट विल बी सेम डिनोमिनेशन एज पेपर करेंसी. तो जैसे 500 का नोट होता है, 2000 का नोट होगा, वैसे ही डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास ई रूपी आएगा. ये ऑनलाइन पेमेंट से अलग है. ऑनलाइन पेमेंट में अल्टीमेटली करेंसी नोट बैंक के पास बैकिंग में रखा होता है, राइट. वो हमारे पास रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सम नंबर्स, लेकिन असल में बैकअप में तो बैंक के पास करेंसी नोट्स ही हैं. लेकिन ऑनलाइन पेमेंट से अलग है, दिस इज डिजिटल पेमेंट. इसमें हमारे अकाउंट में 500 या 1000 के नोट, ये 500 या 2000 के नोट ऐसे दिखेंगे लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में. तो क्या है आखिर ये डिजिटल रूपी, जिसका टेक्निकल नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. इट इज़ ए लीगल टेंडर विच इज़ इशूड बाय सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्मेट. तो ठीक नोट की तरह ही ये डिजिटल करेंसी होगा. लीगल टेंडर होगा मतलब इट विल बी लीगली आइडेंटिफाइड. इट विल बी सेम एज द फिएट करेंसी, यानी कि जो नॉर्मली नोट हम होल्ड करते हैं उसके जैसा ही होगा. इट विल बी एक्सचेंजेबल ऑल्सो. तो मतलब डिजिटल करेंसी को हम लोग फिएट करेंसी में या फिएट करेंसी को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे. खाली इसका फॉर्म अलग है, अदरवाइज फॉर एवरी अदर पर्पसेस इट इज सेम. अभी कहाँ पे इसको रिलीज किया गया है पायलट बेसिस पे. तो इन द फर्स्ट फेज इट हैज़ बीन रिलीज्ड इन सिटीज़ लाइक मुंबई, देन न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर. पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड IDFC बैंक हैं. धीरे धीरे दिस सर्विस विल बी एक्सटेंडेड टू अदर सिटीज़ एंड बैंक्स एज वेल अक्रॉस इंडिया. हाउ विल द रिटेल डिजिटल रूपी वर्क. आखिर ये रिटेल डिजिटल रूपी काम कैसे करेगा. तो यूजर विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विथ ई रूपी थ्रू डिजिटल वॉलेट ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक. तो जो भी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमें डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड करेगा. जो डिजिटल वॉलेट हमें मोबाइल के अंदर मिलेगा, मोबाइल फ़ोन में दिखेगा हमें. वहाँ पे हमारे डिजिटल वॉलेट के अंदर ये डिजिटल रूपी रहेगा, राइट. जैसे हमारे फिजिकल वॉलेट में नोट रखे रहते हैं फिएट करेंसी, वैसे ही मोबाइल में हमारे डिजिटल वॉलेट प्रोवाइडेड बाय दिस बैंक्स विल हैव डिजिटल करेंसीज which will store these digital currencies. Transaction from person to person or a
पर्सन टू मर्चेंट कैन हैपन थ्रू QR कोड। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा ये डिजिटल करेंसी थ्रू QR कोड्स इस तरीके से। तो स्कैन करेंगे और आप QR कोड की मदद से डिजिटल करेंसी में पेमेंट कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी से फ़ायदा क्या है? इट विल रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट इन मैनेजिंग द फिजिकल कैश, क्योंकि फिजिकल कैश कट फट जाते हैं, गले पुराने नोटों को बदलना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा विथ डिजिटल करेंसी। इट विल बूस्ट इनोवेशन इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड इट विल क्वेल और कंसर्न्स ओवर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, क्योंकि डिजिटल करेंसी के अभाव में आजकल जो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन वगैरह काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, बट बिटकॉइन वगैरह में प्रॉब्लम क्या है कि ये इनको कोई रेगुलेट करने वाली सेंट्रलाइज्ड एजेंसी तो थी नहीं, RBI जैसी, तो इनका मिसयूज भी हो रहा था फॉर एक्टिविटीज़ लाइक टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन अब बिटकॉइन वगैरह का ऑल्टरनेटिव भारत सरकार की RBI ने खुद निकाल दिया डिजिटल करेंसी, तो अब ये सारी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनकी पॉपुलरिटी ख़त्म होगी और तो फिर उनका मिसयूज फॉर ऑल सच पर्पसेस लाइक टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन विल ऑल्सो कम डाउन। The next article is about Assam Divas and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. So Assam Divas is basically celebrated in remembrance or to commemorate arrival of Sukuf. तो Sukuf के बारे में ज़रा समझते हैं. Is considered to be the founder of Ahom kingdom. तो Ahoms were the members of the San branch of Great Thai or Thai family of Southeast Asia. Sukuf left his homeland in Mongmo, that is in Burma, in 1215 AD and he reached Brahmaputra Valley on 2nd December 1228. इसीलिए 2nd दिसंबर को असम में असम दिवस की तरह मनाया जाता है. He established his first capital in Charadev in 1253. He was assisted by administrators. He was assisted in his administration by two ministers who were known as Bor Gohai and Bora Gohai. तो ये है सुकफ के बारे में जिनके अराइवल के डेट को सेलिब्रेट किया जाता है आसाम के अंदर एज असम दिवस. सुकफ के बारे में बात की जाए तो ही वॉज नॉट ए कॉन्करर, रादर ही हिमसेल्फ कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज एन एग्रीकल्चरल पर्सन. ही ओपनड अप न्यू एरियाज ऑफ सेटलमेंट एंड ही ऑर्गेनाइज फीस्ट एंड इन्वाइटेड लोकल इनहैबिटेंट्स. ही सॉट देयर कोऑपरेशन इन फ्रेंडली टर्म्स एज वेल. He learned local languages, honored their religion rights, married their daughters. He led to simple life of commoner, himself cultivating the land. He accepted local inhabitants in his social fold and placed them on equal footing with his own men. तो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आसाम हिस्ट्री से निकाली है मैंने अबाउट सुकफ, बट आई बिलीव आप में से कई सारे लोगों को इससे कहीं ज़्यादा और भी पता होगा. आसाम दिवस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं. Next article is about Silchar Silhat Festival. This topic is important from prelims exam point of view. देखिए ये जो साल है हम अपने देश में आज़ादी का 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं और वहीं बांग्लादेश अपनी आज़ादी का 50th एनिवर्सरी मना रहा है. तो इसी इम्पॉर्टेंट अवसर पे फिर इंडिया और बांग्लादेश ने मिल करके स्टार्ट किया सिलचर सिलहट फेस्टिवल. सो दिस सिलचर सिलहट फेस्टिवल will celebrate a linguistic and cultural ties between Barak Valley region of Assam and Silhat segment of Bangladesh. This Silchar festival is being organized by India Foundation. इसमें ट्राइबल कल्चर, क्यूजीन, आर्ट्स और क्राफ्ट को शोकेस किया जा रहा है. कल जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. मणिपुरी संकीर्तन में ढोल वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला तो सही है ही. तो इससे आप सही आंसर फाइंड कर सकते हैं बी. और किरत पारेख पैनल से रिलेटेड फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग और वेट लीज से रिलेटेड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.